हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 3 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना है। हमें एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बताना है कि जो हमारे मदर्स के द्वारा यूज किया जाता है। कहाँ पे? किचन में, राइट। क्या करने के लिए? क्रिस्पी बनाने के लिए। जैसे पकौड़े को क्रिस्पी बनाते हैं और केक को फ्लफी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है, ठीक है। आप लोगों ने भी जनरली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप केक खाते हैं या पकौड़ा खाते हैं तो वो क्या होते हैं? क्रिस्पी होते हैं, और जो केक होते हैं वो फ्लफी होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये फ्लफी और क्रिस्पी कैसे बनते हैं, तो ये कौन से कंपाउंड से बनते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उससे क्या होते हैं, जो केक और जो आपके पकौड़े होते हैं वो क्या बनते हैं? आपके क्रिस्पी बनते हैं। तो उसी की पूरी प्रोसेस को जानने के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, राइट। लेकिन ये NaHCO3 बनता कैसे है? इसका दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा इसका आपका कॉमन नेम होता है। तो ये बनता कैसे कि जब हम NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमारा NH4Cl बनता है और आपका एमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्लियर? तो यही सब चीजें हमारी बताई गई है। अब एक्चुअली क्रिस्पी होता क्यों है, ठीक है। तो क्रिस्पी क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, अब देखो, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, जैसे कि आपका इडली लिया, केक लिया, इसके बैटर्स आते हैं। इसके बैटर पे हम लोग क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है वो ऐड कर देते हैं। जैसे हमने ऐड किया, फिर आपने देखा होगा कि कुक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हीट करते हैं। जैसे कि इडली को हम स्टीम करते हैं, ठीक है। आपका केक को भी हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, राइट। पकौड़े को हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। तो जैसे हमने इसको क्या किया, हीट किया, यहां पे हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने में आप देख रहे होगे कि यहां पे क्या रिलीज हो रहा है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो जैसे हम क्या करते हैं, चीजों को हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो जब वो बाहर की तरफ निकलती है, वही तो क्या होते हैं, जो केक होते हैं, आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वो होल्स कैसे बनते हैं कि जब हमने क्या किया, किसी भी सब्सटेंस को या उसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकला और उसने क्या कर दिया, होल्स बना दिए। अब उन होल्स में क्या होता है, एयर फिल हो जाती है और वही एयर क्या करती है, आपके केक को फ्लफी बनाती है। क्लियर? इस तरीके से। अब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज पूछा रहा है बेकिंग सोडा का, राइट। तो ये वही बेकिंग पाउडर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। हीट करेंगे तो स्पॉन्जी, पकौड़े को फ्लफी, राइट, ब्रेड, ये सब बनाएगा। ये एंटी एसिड की तरह भी काम करता है। कभी कभार अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में घोल के हम उसको कहते हैं इनटेक करें, तो हमारे पेट की जो एसिडिटी है वो भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, राइट। फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम करता है, ठीक है। अभी तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स इतने वर्क नहीं करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फायर में यूज करते थे, राइट। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। जनरली ये वाटर को क्लियर करने के काम भी करता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट काम करता है, और एक रीएजेंट की तरह भी लैब में ये काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन पीएच, राइट। पीएच के बारे में अब शॉर्ट नोट करो। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका जीएसईबी का, राइट। चलिए इसको समझते हैं एकदम बेसिक से। पहले क्वेश्चन कहां से आया, ये आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर से आया, राइट। व्हाट इज पीएच? तो पीएच क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है कि जो हमें बताता है कि एसिड है कि बेस है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, वो हर सब्सटेंस के बारे में बता सकता है कि वेदर एक सब्सटेंस आपका एसिड है कि बेस है। क्लियर? अब ये जो वर्ड है पीएच, राइट, ये पीएच क्या शो करता है? तो ये जो हमारा पीएच है ये हमें बताता है कि इट इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोटेंशियल, या इसको दूसरे समझते हैं तो ये आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बताता है, ठीक है। बेसिकली जो पीएच था वो कहां से निकल के आया था, जर्मनी के एक वर्ड दैट इज पोटेंस, ठीक है, विच मींस पावर, जिसका मतलब क्या था, पावर। तो हम यहाँ पे जनरली इस पर्टिकुलर, ये देखिए ये आपका स्केल है, इस पर्टिकुलर स्केल में हम क्या फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन की पावर को फाइंड आउट करते हैं। अब हम सब ने एसिड बेसिस पढ़ रखा है, तो हम एसिड बेसिस में हम कहते हैं एसिड और बेसिस को किस
किस डेफिनेशन या किस बेसिस पे उनको डिफाइन करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन पे हम उसको डिफाइन करते हैं कि जैसे कि आपका हाइड्रोजन हुआ, अगर हाइड्रोजन क्या है H+ आयंस ज़्यादा है तो क्या हुआ, आपका एसिड्स है, अगर H+ आयंस कम हुए तो आपका क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिर हम इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल क्या है, ये जो आपका जनरली इसमें काउंटिंग 0 to 14 है और इसमें आपका बीच का सेंटर क्या है, दैट इज 7। तो 7 क्या डिफाइन करता है, 7 डिफाइन करता है न्यूट्रल। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज ना ही एसिड होती है ना ही बेस होती है। लेकिन अगर जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब कि 6 और 0 में अगर देखा जाए तो आपका जो 0 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिमिलरली जैसे ही हम क्या करते हैं, राइट की तरफ मूव करते हैं तो राइट की तरफ मूव करने से क्या होता है, आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब 8 और 14 में से अगर पूछा जाए तो जो 14 होगा वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 8 के। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें वहीं पे बताई गई है कि 7 to 14 आपका ये होता है। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल शो करता है और आपका 7 से पहले, ठीक है, 0 to 7 आपका एसिडिक शो करता है। क्लियर? आगे चलते हैं इसी में। ठीक है, बस इतना ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सोप होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें सोप और ये जो डिटर्जेंट है इनके आयनिक ग्रुप्स बताने। ठीक है, तो आपको पता है सोप का आयनिक ग्रुप क्या होता है, सोप का आयनिक ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है, सोप का आयनिक या फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आपको पता है व्हाट इज सोप, दैट इज ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसलिए ये है। ठीक है, वाइल डिटर्जेंट क्या होता है, तो डिटर्जेंट इट इज ठीक है, सॉल्ट ऑफ सोडियम सल्फोनेट। ठीक है, ये बेसिकली किसका सॉल्ट होता है, सल्फोनेट का सॉल्ट होता है, तो इसके लिए ये आपका आया। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्लींजिंग एक्शन बताना है। ठीक है, किसका क्लींजिंग एक्शन बताना है, सोप और डिटर्जेंट का बताना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो सोप होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इन कार्बन कंपाउंड्स को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से। ये तो फिर भी मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं ताकि समझ में आ सके, पर इस तरीके से क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, तो मतलब एक ही बारी में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्बन्स को शो कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा होता है। और यहां पे क्या होता है, COO- और यहां पे Na+ होता है। राइट, एक इसमें हेड होता है, एक इसमें टेल होता है। राइट, ये वाला पार्ट दैट इज हेड, ये होता है आपका टेल। क्लियर? ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हेड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है आपका हाइड्रोफिलिक, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाला पार्ट क्या होता है, वाटर से डरता है, और ये वाला पार्ट वाटर लविंग होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जब हम इस पर्टिकुलर चीज को वाटर में डालते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये इस तरीके से मिसल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी इस चीज को आप भूल जाओ। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में रखो कि जब हम जैसे हम वाटर में सोप या डिटर्जेंट को डालते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर, ठीक है, अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही उन्होंने अपने आप को अरेंज किया, इसको हम क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? अब आप देखोगे कि इसके और इसके बीच में क्या है, गैप है। राइट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, हर पर्टिकुलर के बीच में डिस्टेंस है। हो सकता है तो ये और पास आ सकते थे ना, पर ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट Na+ है। अब देखो, पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, इस वजह से क्या, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी सोप को वाटर में डालते हैं तो वो अपने आप को इस अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? अब क्या होता है ना कि जैसे कोई डर्ट या कहते हैं ऑयल पार्टिकल्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बीच में घेर लेते हैं। ठीक है, बीच में घेर लिया उन लोगों ने। ठीक है, बीच में रख दिया। अब बीच में रखते हैं, अब क्या होता है, कुछ नहीं। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम कपड़े को वॉश करते हैं, या तो हम वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं, या हम उसको ब्रश मारते हैं, या हाथों से ऐसे करते हैं। क्लियर? तो अब क्या होता है कि जब भी हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि आपको पता है ये जो पर्टिकुलर चीज है ये किससे बनी है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड से बनी है। अब आपको पता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रांग नहीं होता, बहुत ज्यादा वीक
बॉन्ड होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो प्रेशर और फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये जैसे ही ब्रेक होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोथ से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही क्लोथ से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने साथ ये जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इस डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या होती है, हमारी क्लीनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। इसी को हमने आगे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यही आपका है कि सबसे पहले तो ये बताया गया कि क्या है, इट इज अ लॉन्ग चेन, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ये वाटर में होता है तो ये एक हमारा हाइड्रोफोलिक है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। फिर हमारे सरफेस ऑफ वाटर में ही होता है, ठीक है। एक टेल पार्ट होता है और एक हेड पार्ट होता है, ठीक है। ये अपने आप को एक पर्टिकुलर में अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, आयनिक एंड्स में। देन उसके बाद इनका क्या होता है, क्लस्टर फॉर्म होता है मॉलिक्यूल्स का, क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद राइट मिसल एग्जिस्ट करता है और लास्ट में क्या होता है, लार्ज इनफ, मतलब यही बताया गया कि स्कैटर ऑफ लाइट करते हैं और ये आपका सोप सॉल्यूशन होता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बताया जा रहा है कि एक तो डायग्राम ड्रॉ करना है हार्ट का, देन इसके बारे में हमें बताना है कि जो हार्ट है वो बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करता है या वर्क करता है, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये हार्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब हार्ट के हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स टोटल 4 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट करता क्या है, ठीक है। हार्ट कुछ नहीं करता, हमारी बॉडी में क्या होता है कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है, ठीक है। तो ब्लड क्या करती है, उनको ऑक्सीजन देती है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हो जाता है तो फिर से वो ऑक्सीडेट होने के लिए क्या होती है, हार्ट के पास जाती है। हार्ट क्या करता है, उसको लंग्स के पास पंप करता है और फिर लंग्स के पास वो ऑक्सीडेट होकर दोबारा हार्ट के पास आती है और इस तरीके से फंक्शन होता है। यहाँ पे हम वही समझेंगे। पहले जो हमारा हार्ट होता है वो कितना होता है, इट इज आवर फीस्ट, ठीक है, एक मुट्ठी के बराबर होता है, क्लियर। अब देखो किस तरीके से फंक्शन करता है, राइट। यहाँ पे एक और चीज है, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। वेन्स क्या होती हैं, वेन्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके आती हैं, और आर्टरीज क्या होती हैं, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वेन्स के थ्रू जो ब्लड होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ आता है, आपका फर्स्ट चैम्बर में आता है, जिसको हम वेना कावा कहते हैं। अब ये वेना कावा क्या है, वेना कावा कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, इट इज अ वेन्स जो लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, राइट। यहां से भी, ठीक है, यहां से भी ब्लड आता है और यहां से ब्लड आता है, ठीक है। कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। अब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जब आता है तो ये जो ब्लड होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पे भर जाता है, फुल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये पूरा का पूरा फुल हो गया, ठीक है, तो ये वॉल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वॉल है, ये आप देख रहे हो, ये वॉल है। अब ये क्या होता है, जैसे ही ये कहते हैं आपका काफी प्रेशर होता है, तो प्रेशर की वजह से ये वॉल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जैसे ये वॉल ओपन होती है तो जो सारा का सारा ब्लड है वो कहां चला जाता है, इस सेकंड चैम्बर में चला जाता है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे वॉल देने की जरूरत क्या है, जब ब्लड यहाँ से यहाँ जाना था, हमें वॉल देने की जरूरत इसलिए है ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए, मतलब ऐसा ना हो कि ब्लड यहाँ पे आ रहा है और फिर दोबारा बॉडी में आपका ऊपर की साइड चला गया। आपको पता है हम दिन भर में हमारी बॉडी की पोजीशन कितनी चेंज होती रहती है, आपको पता है स्लीपिंग के टाइम पे कितनी चेंज होती रहती है, इसलिए हमारे जो ब्लड है वो कहते हैं बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया, वॉल दिया गया, क्लियर। अब ये वॉल से क्या होता है, अब ये वॉल से अब सेकेंड चैम्बर में आ गया, ठीक है, जिसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। अब इसके बाद जो ये ब्लड है ये कहां जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका लंग्स में जा रहा है। क्यों लंग्स में जा रहा है, ताकि वहां पे क्या कर सके, वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। बट यहां पे आपको समझने की बात है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज क्यों लिखा गया है। देखिए हमारी बॉडी में जनरली जो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो आर्टरीज होती है, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ मात्र एक ऐसी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, लंग्स ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया तो उसको लाने का काम किसका होता है, वेन्स का। कौन सी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। तो इसका नाम पल्मोनरी वेन्स क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है कि वेन्स जनरली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट यहाँ पे ये जो वेन है इसने क्या किया है, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया है, इसलिए इसका नाम क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आया तो पहले इस चैम्बर में भरता है,
देन इस चैम्बर से क्या होता है कि आपका ये वॉल ओपन होती है, और वॉल से क्या होता है इस चैम्बर में जाता है, फोर्थ चैम्बर में जाता है, और ये फोर्थ चैम्बर से ये जो ब्लड है वो एरोटा के थ्रू आपका बॉडी में चला जाता है। कितना सिंपल फंक्शन था, ठीक है। एरोटा क्या है? एरोटा इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ आर्टरी, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे वही सब चीजें बोला गया है कि भाई साहब इधर ऑक्सीजन होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर आप देख रहे होगे, इस डिवाइडिंग को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग वॉल को सेप्टम कहते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो, आपस में कभी भी मिक्स ना हो, राइट, ठीक है। तो इसमें आर्ट्रियम के बारे में, आर्ट्रिया के बारे में बताया, वेंट्रिकल्स के बारे में बताया। ये हमारा आर्ट्रियम है दोनों, लेफ्ट एंड राइट। ये हमारे दोनों के नीचे वाले क्या है? वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही लेफ्ट चैम्बर के बारे में बताया गया है कि लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है, वहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड्स होते हैं, किस तरीके से वेन्स में आते हैं। देन उसके बाद राइट चैम्बर में वही बताया गया है किस तरीके से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है आपका राइट चैम्बर में, फिर किस तरीके से वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है लिम्फ के बारे में, राइट। ये भी क्या है? हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिम्फ। तो लिम्फ इज नथिंग बट इट इज अ कलरलेस फ्लूइड या लिक्विड कह सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जनरली हमारे हर सेल को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लड वेसल बना रहा हूं। ये मैंने क्या बनाई? ब्लड वेसल बनाई। और कौन सी ब्लड वेसल बनाई? आर्टरीज बनाई, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीडेंटल ब्लड कैरी करती है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये सेल है, ठीक है, यहां पे ये सेल है। तो क्या होगा, इस सेल्स को क्या करेगा, ये सेल आर्टरीज आराम से क्या कर देगी, इनको ऑक्सीजन दे देगी। लेकिन सपोज करो कोई सेल यहां पे है, कोई सेल यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे दूर के लिए क्या होगा, दूर ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि इस सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जनरली लिम्फ होता है, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, जनरली लिम्फ होता है। लिम्फ एक ऐसा लिक्विड होता है या एक ऐसा फ्लूइड होता है जो यहां पे क्या होता है, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में रिलीज होगा, और वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेल तक आपका रीच करवाएंगे या ट्रैवल करवाएंगे, ठीक है। तो यही क्या है आपका लिम्फ, क्या है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, जो हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में करता है। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। जनरली ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ रिलीज होता है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो आपके सेल्स के बीच में स्पेस होती है, वहां पे ये होता है, ठीक है। ये भी सिमिलरली ब्लड की तरह ही होता है बट लेस इन प्रोटीन होता है, ठीक है। ब्लड में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन कम होता है। और ये कहां से निकलता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू निकलता है, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब फैट्स, ठीक है, इंटेस्टाइन से। और क्या करता है, ये एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करता है कहां पे, इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड, मतलब ब्लड में जो भी चीजें चाहिए होती हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में है। क्या बोला गया, धीरेन सिटिंग नियर द विंडो ऑफ हिज क्लासरूम इज एबल टू रीड लेटर्स ऑफ हिज टेक्स्ट बुक क्लियरली बट अनेबल टू सी द नंबर प्लेट कार पार्क्ड। मतलब कि मैं आपको जनरली समझा देता हूं कि सपोज करो एक स्टूडेंट है, वो अपने बुक में तो क्या कर पा रहा है, वो रीड कर पा रहा है, लेकिन दूर रखी हुई कार है उसके नेम प्लेट को अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि धीरेन को कौन सा आई का डिफेक्ट है, उसके क्या कॉजेज है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब हम दूर की चीजें नहीं देख पाते और पास की चीज देख पाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका मायोपिया कहते हैं, ठीक है। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच अ पीपल कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट बट अनेबल टू सी द नियरर ऑब्जेक्ट, दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। अंडरस्टूड, ठीक है, वही सब चीजें बताई गई है, ठीक है। देन उसके बाद कॉजेज ऑफ मायोपिया, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ मायोपिया क्यों होता है, राइट, ताकि कभी कभार क्या होता है, हमारा जो आई बॉल होता है या हमारा फोकल लेंथ होता है, राइट, ये सब क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। सपोज करिए, ठीक है, हमारी नॉर्मल आइज देखिए ऐसे होती है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और रेटिना पे इमेज बन रही है। बट इन केस राइट, ये क्या हो गया कि आपका जो ये आई बॉल है, ये आई बॉल अगर इंक्रीज हो गया तो जो इमेज है वो जो कहते हैं इनका मीटिंग पॉइंट है, राइट, जो रेज आके मीट हो रही है वो पहली मीट हो जाएंगी। अगर ये पहले मीट हो गई, ठीक है, तो हमें फिर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा क्या है, हमें रेटिना पे अगर इमेज ये मीट नहीं हुई तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, क्लियर।
या कब दूसरा रीजन ये होता है कि फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि जो रेज हैं वो आपकी जल्दी आके मिल जाएंगे। तो इन दो रीजंस की वजह से क्या होता है कि आपका मायोपिया हो जाता है, ठीक है, कॉज होता है। करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, सुटेबल अमाउंट ऑफ लेंस होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका कॉनकेव लेंस। ये हमारे सुटेबल पावर ऑफ लेंस होगा तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, क्लियरली देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भाई साहब ओवरलोडिंग से हम किस तरीके की प्रिकॉशंस ले। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ओवरलोडिंग। सपोज करो कि ये एक क्या है, सॉकेट है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सॉकेट है। अब इस पर्टिकुलर सॉकेट में मैंने क्या किया, फ्रिज भी जोड़ दिया, ठीक है, एक एक्सटेंशन लगा दिया, एक एक्सटेंशन लगा दिया जिसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, फ्रिज भी लगा दिया, वॉशिंग मशीन भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया, ओवन भी लगा दिया, गीजर भी लगा दिया, ये सब लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर नन्हे मुन्ने से सॉकेट के ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा लोड आएगा और इस लोड की वजह से क्या होगा, एक ही साथ बहुत सारे चार्जेस आएंगे। जब बहुत सारे चार्जेस आएंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, हीट क्रिएट करेंगे और इसकी हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये पर्टिकुलर जो सॉकेट है मे बी क्या होता है, जल सकता है या इसके अंदर कभी कभार आग भी लग सकती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब यही ओवरलोडिंग को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे तो पहले हम क्या करें कि जो प्रॉपर जो वायर है वो प्रॉपर रेटिंग का ले ताकि क्या हो सके, आगे चीजें ना हो। फिर जो कम रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उनके लिए 5 एम्पियर करंट रखें, ठीक है, 5 एम्पियर का सॉकेट रखें। और जिनके लिए क्या कहते हैं, बड़े हैं, जैसे माइक्रो ओवन हुआ, गीजर हुआ, राइट, इनके लिए हम क्या करें, 15 एम्पियर तक का हाई अप्लायंसेस के लिए क्या रखें, सॉकेट रखें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, प्रॉपर फ्यूज, कि अगर इनकेस कभी भी ओवरलोड होता है या कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है तो उस फ्यूज की वजह से क्या हो सके, पूरा पूरा सॉकेट आपका बंद हो सके, जिसकी वजह से हमें किसी तरीके का नुकसान ना हो या ओवरलोडिंग ना हो, ठीक है। देन उसके बाद इनको हर मतलब कि जो बड़े बड़े आपके कहते हैं ज्यादा वोल्टेज के होते हैं या ज्यादा करंट यूज करते हैं, जैसे गीजर हुआ, माइक्रो ओवन हुआ, इनको कोशिश करें कि एक ही साथ ना चलाएं, क्योंकि एक ही साथ चलाएंगे तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होंगे जिसमें कि ओवरलोडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनको सेपरेटली हम कहते हैं एक टाइम पे ना चलाएं, ठीक है, ऑन द सेम टाइम, राइट। कोशिश करें कि जो वायर है वो हमेशा 5 to 6 ईयर्स के बाद चेंज करें। आपको पता है जनरली हम एक बार लगवा देते हैं घर पे तो पता नहीं 10-10, 20-20, 50-50 साल तक चलते ही रहते हैं। बट अगर उसका सही तरीका देखा जाए तो वायर्स को हमें हर 5 से 6 साल में, क्या 5 to 6 ईयर्स में क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। और बाकी अच्छी चीज अगर चाहिए तो हमें पीवीसी क्वालिटीज की चीजें लेनी चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये कहते हैं अच्छी क्वालिटी के वायर्स होते हैं या पाइप्स होती हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं या ओवरलोडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है उसको आप समझाइए, ठीक है। तो चलो मैं कोशिश करता हूं इसको डायग्राम से समझाने की, ठीक है। ये सपोज करिए एक फूड चेन है हमारा, राइट, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है, जैसे कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जो हमारा खाना क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, ये टर्शरी कंज्यूमर्स है, राइट। और ये भी हमारा क्या है, ये फिर आगे और कंज्यूमर्स है, ये भी कंज्यूमर्स है, क्लियर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक लेवल है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे क्या है, ट्रॉपिक लेवल से। आई बात समझ है। अब देखो क्या होता है, ये ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है, आपकी प्रोड्यूसर से आगे की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, आपका सनलाइट यूज करता है, ठीक है, सनलाइट यूज करके खुद खाना बनाता है और खुद खाना बनाने के बाद जब कहते हैं ये इंसेक्ट इसको खाएगा, प्लांट को खाएगा, तो इसके पास सिर्फ कितनी एनर्जी जाएगी, 10% एनर्जी। सबको याद है ना 10% एनर्जी रूल हो। फिर ये इसको खाएगा तो इसके पास भी 10% जाएगा, ये इसको, तो सबके पास क्या होगी, सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। इसलिए क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर एनर्जी का फ्लो होता है ये क्या होता है, आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं कि कहते हैं स्नेक आउल को खाएगा या फ्रॉग स्नेक को खाएगा या इंसेक्ट फ्रॉग को खाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। हमेशा कहते हैं इंसेक्ट प्लांट को खाएगा, फ्रॉग आपका ग्रास होपर को खाएगा, स्नेक आपके फ्रॉग को खाएगा। आई बात समझ में। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है।
यहाँ पे यही बताया गया है कि एनर्जी फ्लो बिगिंस प्रोड्यूसर, जो हमारा प्लांट था, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक लेवल्स में क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक लेवल जो प्लांट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को कन्वर्ट करके फूड बनाता है। देन हम उसको जैसे ही आगे चलते हैं तो आपका हर्बीवोरस होता है, जैसे कि इंसेक्ट आपका हर्बीवोरस था। देन आगे चलते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, कार्निवोरस में ट्रांसफर होती है। फिर आगे चलते हैं तो वो कहते हैं कार्निवोरस किस में कन्वर्ट होता है, आपका ओमनीवोरस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कहते हैं ऑटोट्रॉप्स के बाद, जब अब क्या होता है कि जैसे कि ये आउल हुआ, राइट, ये आउल क्या होता है कि अब एक टाइम के बाद इसकी डेथ हो गई तो इसकी बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, तो डिकम्पोजर्स करेंगे। अब डिकम्पोजर्स जब इसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, तो वो कहते हैं डिकम्पोज करके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे और न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा, ये प्लांट को फिर से मदद मिलेगी ग्रो करने में। तो इस तरीके से क्या होती हैं ये सारी की सारी ट्रॉपिक लेवल्स आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। यहां पे हमारा गाला सैंपल पेपर 3 का सेक्शन डी खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।